मंजूर.com नामी वेबसाइट से मुतालिक FIA इंक्वायरी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को सिर्फ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, इस खबर की क्या तफसीलात हैं? ये PTI ममनुआ फंडिंग केस है जिसमें नामंजूर नामी जो वेबसाइट है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की गई थी। उसे चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने FIA को कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। लेकिन साथ ही रिमार्क किए हैं जस्टिस आमिर फारूक ने कि सिर्फ बंदे को उठा लेना या गिरफ्तार करने से केसेस नहीं बनते जब तक बंदा उठाने से कोई तफ्तीश की फाजी मुकम्मल नहीं होती है। अगर ऐसे केसेस खराब किए जाएंगे तो फिर अदालतों में आते हैं और अदालतें उस पर फैसले देती हैं, तो फिर अदालतों पर ही तनकीद होती है। हुकूमतों में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इदारों ने इधर ही रहना होता है, लिहाजा कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान जो बैरिस्टर गौर थे उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि इस सारी कार्रवाई पर चार्ज लिया जाए, लेकिन अदालत ने FIA को कानून के मुताबिक सिर्फ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालती मामले के लिए मोहलत मांगी जो मंजूर की गई है और अब समात 27 अक्टूबर तक इस पर मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावला की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फैसल वावला की एक और गलत बयानी सामने आ गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा समाअत के बारे में। देखिए, फैसल वावला के वकील वसीम सजाद का सारा इस बात के ऊपर था कि उन्होंने 2018 में रिटर्निंग अफसर को अपना मनसूख शुदा अमरीकी पासपोर्ट दिखाया था, जिस पर वो मुतमईन हो गए थे कि फैसल वावला चोरी शरीयत की हामिल नहीं है। आज जब रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए जस्टिस आयशा मलिक ने इस बात की निशानदेही की कि जो पासपोर्ट रिटर्निंग अफसर को दिखाया गया था वो 2015 में ही एक्सपायर हो चुका था, और जब एक्सपायर्ड पासपोर्ट को रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो पुराने को मनसूख कर दिया जाता है। ये वो मनसूखी की स्टैम्प रिटर्निंग अफसर को दिखाई गई थी, और जो रिकॉर्ड के ऊपर एक दूसरा पासपोर्ट नंबर और जो मनसूख शुदा दोनों में भी फर्क है। इस नुकते के ऊपर जो फैसल वावला के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी उनको मजीद तैयारी के लिए सुनवाई के ऊपर वक्त दे दिए जाए। अब अदालत ने उनकी मोहलत सजा मंजूर कर ली था। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि जो नुकता आज सामने आया है और समाज इसका जवाब शायद आपको अगले हफ्ते भी ना मिले, तो अदालत ने हम आइंदा हफ्ते तक समाज को। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। तेल की आलमी कीमतों पर अमरीका सऊदीया तनाज़ा। एक सऊदी शहजादे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सऊदी शहजादे ने मगरिब को खबरदार किया कि अगर सऊदी अरब के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो जिहाद और शहादत के जरिए उसका सामना करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने गुज़िश्ता रोज़ दी गई प्रेस ब्रीफिंग पर वजाहत दी है। कहते हैं कि मैंने सदर बाइडन के बयान पर कुछ नहीं कहा। मैं फिर से यही कहूँगा कि महफूज और मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। पाकिस्तान से तवीलुल मुद्दती ताल्लुक चाहते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। फौजी क़यादत ने पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेटेजिक असासों के हिफाजती इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया। सिपा सालार की ज़ेर सदारत 252वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। अस्करी क़यादत ने मुल्क की जोहरी असासों के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजामात भी इत्मीनान बख्श करार। फोरम को बताया गया कि बतौर जिम्मेदार जोहरी कुव्वत पाकिस्तान ने जोहरी असासों की हिफाजत के लिए बेहतरीन आलमी मयार के मुताबिक तमाम मतलूबा इक़दामात कर रखे हैं। इजलास में मुल्क की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। शुरका को सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली के लिए सिविल इंतजामिया की मदद से आगाह किया गया। कोर कमांडर्स ने सैलाब के बाद सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब ज़दगान के रिलीफ के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियां तसल्ली बख्श करार दी। अस्करी क़यादत ने तमाम चैलेंजेस और खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की है जिसके मालिक डेविड फेंटन को बाबाए एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल हो रही है।
चंद दिन पहले अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात के मुतल्लिक कुछ चीजें कही। मैं आज आपके सामने ये मुकदमा पेश करना चाहता हूँ कि कहीं तो अमरीकी सदर ने, मगर ये जबान थी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने अमरीका में एक लॉबिंग कंपनी हायर की। उस लॉबिंग कंपनी जिसको ये $25,000 माहाना दे रहे हैं, और डेविड फेंटन को इमरान खान साहब ने PTI ने हायर किया। और डेविड फेंटन जो है उसको बाबाए एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है अमेरिका में। यानी पाकिस्तान की जौहरी तवानाई के खिलाफ जो प्लान है, जो प्रोग्राम है अमेरिका में, उसका जो बाप है वो डेविड फेंटन। तो सीक्रेट फंडिंग आपको नजर आती है। ये फंडिंग जा कहां रही है? मलिक रियाज साहब के पैसे हों, चाहे वो आरिफ नकवी साहब के पैसे हों, चाहे वो किसी क्रिकेट क्लब के पैसे हों, ये हैं वो साजिशें जिनमें ये पैसे डाले जा रहे हैं। कोई वीडियो जो नेटफ्लिक्स के नाम से मंसूब करके व्हाट्सएप पे चलाई जा रही है, जिसका नेटफ्लिक्स ने लिख पढ़त के जवाब दे दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है फिर किसका ताल्लुक? ये मार्च किसके खिलाफ लेकर आ रहे हैं? अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम गेट नंबर 4 पे चढ़ेंगे। ये इदारों के खिलाफ, NRO मांग रहे हैं इदारों से। और सहाफ़ियों के खिलाफ घटिया गुफ्तगू, फ़ॉरेन फंडेड फितने की ज़हनियत, तरबियत और फितरत की अक्कास है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर रद्द अमल। कहती हैं कि मदीने की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे और शहदा न बच सके। जिसने सही और गलत की तमीज़ मिटा दी, उसे ख़वातीन और सहाफ़ियों की इज़्ज़त की क्या तमीज़? उनकी जानिब से ये कहा गया है, ये बयान सामने आया है। सहाफ़ियों के खिलाफ घटिया गुफ्तगू, फ़ॉरेन फंडेड फितने की ज़हनियत की अक्कास है। मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर यह रद्द अमल सामने आया है। ट्वीट के जरिए आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा कि मदीने की रियासत पर सियासत करने वाले के शर से कौमी मफादात, इदारे, शहदा तक ना बच सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहती हैं अवाम अब साजिशी टोले से आज़ादी चाहते हैं। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी ने दावा किया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। वो लॉन्ग मार्च के लिए ज़मानत चाहते हैं जो नहीं मिलेगी। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया। ट्वीट किया, फॉरेन फंडेड फितने ने मुल्क के खिलाफ 4 साल साजिश की, अब इदारों के पीछे पड़ा है। 4 साल फॉरेन फंडेड फितने का पांव अवाम की गर्दन पे रहा और जीना मुश्किल हो गया था। अवाम अब इस फॉरेन फंडेड साजिशी टोले से आजादी चाहते हैं। दूसरी तरफ नून लीग पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी ने भी बड़ा दावा कर दिया। बोली PTI का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लिख लीजिए कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये फिर पीछे देख रहा है। मुझे कोई गारंटी दे दे तो मैं निकल आऊं। गारंटी इसको मिलेगी नहीं और ये लॉन्ग मार्च कर नहीं सकता, क्योंकि अगर गारंटी के बगैर लॉन्ग मार्च करने आएगा तो ये जानता है कि हकीम राना सनाउल्ला इसका करेंगे क्या। अस्मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान गैर जमहूरी और आईन और कानून से मावरा लीडर है। चेयरमैन PTI को मशवरा दिया कि जनरल इलेक्शन में तमाम हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ लें। उधर वजीर खजाना इसहाक डार ये कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात अच्छे रहे हैं। डॉलर की कीमत जल्द असल वैल्यू पर आ जाएगी। बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन हर बात पब्लिक करने की नहीं होती। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई हमारी। 58 मीटिंग्स थी, इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक और बायलैटरल्स। वो हमने 4 दिन में की और उसमें की जो मीटिंग्स थी वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, उनके सीनियर मैनेजमेंट, IMF की सीनियर मैनेजमेंट, MD, और फिर बायलैटरल कई मुल्कों से मीटिंग्स हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज वेल। डॉलर की रियल वैल्यू उससे कम है, इसलिए इसको अपने रियल वैल्यू पे आना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात को सारे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी मियां साहब के साथ नेक्स्ट आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत? मेरी जो है वो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल, हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो कि सारी चीज़ें पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। कारसाज कंपनियों की जानिब से सार्फिन से 270 अरब रुपए बतौर एडवांस रकम वसूली का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कार मैन्युफैक्चरर्स को 100% रकम वसूली से रोक दिया। 100% वसूली की सूरत में 1 माह में गाड़ी देने का हुक्म दे दिया। शकील अहमद की रिपोर्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कारसाज कंपनियों की जानिब से सारिफीन के साथ नाइंसाफी का नोटिस ले लिया। मुख्तलिफ कारसाज कंपनियों की जानिब से सारिफीन से 217 अरब रुपए एडवांस वसूली का भी इंकशाफ हुआ। सेक्रेटरी सनअत और पैदावार ने बताया कि 3 बड़े मार्केट प्लेयर्स ने ये रकम 20 से 100% एडवांस के तौर पर ली। PAC चेयरमैन ने कहा कि कारसाज कंपनियां 100% रकम वसूली के बावजूद सारिफीन से मजीद 4 लाख रुपए का तकाजा करती हैं।
PSE ने एडवांस रकम वसूली के बावजूद सारिफीन को बर वक्त गाड़ियाँ डिलीवर न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और हिदायत की कि 100% रकम वसूल करने पर गाड़ी 1 माह में डिलीवर करना लाजमी करार दिया जाए। 20% एडवांस की सूरत में 2 माह में गाड़ी सारिफ तक पहुँचाना होगी। सेक्रेटरी सनत ने बताया कि गुज़श्ता 2 बरस में कारसाज कंपनियाँ सारिफीन को 1.9 अरब रुपए बतौर जुर्माना अदा कर चुकी हैं। PSE को बताया गया कि पाकिस्तान में गाड़ियों की सालाना तलब 3.5 लाख है। कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 100% पैदावारी सलाहियत पर नहीं चल रहे। कार मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़ था कि वो नुकसान में जा रहे हैं, इसीलिए प्लांट बंद करना पड़ते हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी हैं। तमाम रीजनल ब्यूरोज को तफसीलात के लिए खत लिख दिया गया है। तमाम साबिक सदूर और वज़राए आज़म के केसेस मेगा करप्शन कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया गया है। साबिक वफाकी और एडिशनल सेक्रेटरीज के केसेस भी मेगा करप्शन में शामिल होंगे। आवाम से फ्रॉड के केसेस भी मेगा करप्शन में शामिल किए जाएंगे, जबकि नैब के तमाम रीजनल ब्यूरोज से इदारे के क़याम से अक्टूबर 2022 तक के मेगा करप्शन केसेस की तफसील फराहम करने का कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और सीनियर सूबाई वज़ीर असलम इकबाल में दूरियां बढ़ने लगी। असलम इकबाल परवेज़ इलाही की हिदायत के बावजूद इजलास में शरीक न हुए। बात कर लेते हैं कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी, क्या है ये मामला? जी, कल बुनियादी तौर पर सीनियर इकबाल को वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि ऐवान वज़ीर आला के अंदर रावलपिंडी डिवीजन का इजलास है जिसके अंदर अरकान असेंबली ने शिरकत करनी है और इस इजलास में वो शरीक हों। लेकिन असलम इकबाल जो हैं इस इजलास में शरीक नहीं हुए। असलम इकबाल जो है ऑलरेडी पहले ही 90 शाहरा के ऊपर पैरेलल जो मामलात हैं वो चला रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे हैं कि एक तरफ सीनियर वजीर अपने मामला चला रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही चला रहे हैं। कल वाज़ेह हिदायत उनको दी गई लेकिन वो फिर भी उस इजलास में शरीक नहीं हुई, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं और इख्तलाफात हैं उनमें शिद्दत पैदा होती जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी बट, अपडेट किया आपने। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। मसला या किसी एक कौम का मसला नहीं है, ये तब सारी पाकिस्तानी कौम का मसला है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस बात पे बिल्कुल इंडोर्स करूँगा अपने भाई को, बल्कि अपनी तरफ से मैंने पहले भी ये बातें जो हैं इसी फ्लोर पे की हुई हैं कि हमें इस वक्त कम से कम 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं इस मुल्क में जहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। ये इस तरह जो सिलसिला हो रहा है इसको जारी और सारी नहीं रहना चाहिए। आप देखें कि आज से 11-12 साल कबल इस हाउस को याद होगा कि सवात में जो कुछ हुआ और यहाँ तक कहा जा रहा था कि शायद जो है जो लोग इस वक्त सवात में हैं उनसे इस्लामाबाद ज़्यादा दूर नहीं रह गया। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहाँ पे वही सिलसिला जो है हो सकता है उस वेलोसिटी के साथ या उस ग्रेविटी के साथ ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। एक बात जो है वो खुशकुन है कि वहाँ के सवात के अवाम जो है वो बाज़ारों में निकल आए एहतजाज के लिए, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी सियासी इख्तलाफ के वो एक इशू पे इकट्ठे हो गए हैं। ये अच्छी बात है। जमहूरी माशरों में ऐसा होना चाहिए। हमारा माशरा जो है जमहूरी नहीं है। मुझे इस बात से तस्लीम करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये क्वाज़ाए जमहूरी माशरा है जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त, और उसको डिफ़ाइन करना जिस तरह मेरे भाई अख्तर मेंगल साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये जो बैगेज है ये पिछले कई दहाइयों से, मैं समझता हूँ ये खुसूसन मैं अर्ज़ करूँगा बलूचिस्तान के सूबे के मुतल्लिक़ जो है ये 50 की दहाई से जो है शुरू हुआ है। और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए, जो समझौते हुए और उन समझौतों की खिलाफ वर्जी हुई और समझौतों की खिलाफ वर्जी के नतीजे में खून बहा, लोगों को फांसियाँ लगाई गईं। वो ये बैगेज जो है कब और कहाँ जो है जाके हम इस बैगेज को जो है अपने कंधों से, अपने शोल्डर से जो है उतार के फेंकेंगे एक कौम की हैसियत से। उसमें
उस बैगेज में, उस बोझ में इजाफा होता जा रहा है, उस बोझ में कमी नहीं हो रही। आज भी मैंने यहाँ पे आज से चंद माह कबल इस हाउस को याद होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जिसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, उससे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है, जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो या जीबी हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सूबे की हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। यही हाल वफाक का भी है। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आगे क्या कौन सा वर्क उल्टाया जाना है, या हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं, ज़मीन जो है ज़ेरे आब है, ना उनके पास घर है, सर पे छत नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसी तरह एक लो इंटेंसिटी जो है इंसरक्शन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही है। उसका सलूशन ढूंढा जा सकता है। उसका सलूशन जो है मैं इन मेरे भाइयों के पास है, इनसे बैठ के बात करनी चाहिए। ये हमें बताएंगे कि उसका क्या हल है। ये आज से नहीं, ये दोनों जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये पिछली 3 नस्लों से जो है अपने सूबे की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत कर रहे हैं। ये चीज़ें बैठ के हल होनी चाहिए। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये सदियों का नहीं, आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, उनका फल जो है, एक कड़वा फल जो है वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। ये माहौल जो है इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। हमने कलेक्टिवली देखे हुक्मरान अशराफिया को, सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। शहरी रहमान साहबा, ऑर्डर इन द हाउस देंगी आप? मैं बात कर, कोशिश ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में पड़े हुए हैं जो इन्होंने रिमार्क दिया यार, ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़ी बड़ी सेंसिटिव है। मैं चलें आप जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगी, इस तरह बात करेंगी, तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो ये चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि इस हाउस को भी सीरियसनेस का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। ये जस्ट विश, यू कांट विश इट अवे, जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। बाज़ जो है हम लोग जो हैं, सियासी लोग जो हैं, वो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं, इसलिए देते हैं कि अच्छा लगे कि भाई ये 4 वोट इससे मिल जाएंगे, या हमदर्दी जाहिर कर दो किसी के साथ, ये नेशनल इशू है, ये प्रोविंशियल इशू है, इससे हमदर्दी जाहिर कर दो। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपना मफाद जो है वो अजीज होता है, अपना ज़ाती मफाद या अपना ग्रोही मफाद जो है। ये सिर्फ सियासी बरादरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तमाम बरादरियाँ जो हैं इस वक्त हुक्मरान अशराफिया की, तमाम पे ये एप्लीकेबल है।
इस वतन अजीज में जुडिशरी ने, हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, एक दफा नहीं 4 दफा इंटरवेंशन की। सियासतदानों ने 50 की दहाई से लेके आज तक जो है गलतियां की, फाश गलतियां की। ऐसी ऐसी चीजों को जो हल हो सकती थी, जो सरमाउंटेबल नहीं थी, उनको हल किया जा सकता था, उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मेरे भाई के अल्फाज से या अंदाजे बयान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस से इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेट मी से इट विद कंप्लीट क्लैरिटी। उस सब्सटेंस की प्रेजेंटेशन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा जख्म है जो रिस रहा है, जिससे खून जो है वो बह रहा है। इसमें मरहम रखने की जरूरत है, इसका इलाज करने की जरूरत है। इसका इनिशिएटिव जो है सियासतदानों की बरादरी को लेना चाहिए। इक्तदार की जंग जो है बाद में भी लड़ी जा सकती है, कानून और कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है, लेकिन फोकस जो है बाद ऐसी चीज़ों पे भी होना चाहिए जो इस वक्त सारी कौम को दरपेश है। उन्होंने सही कहा, पाकिस्तान बनने के मेरा ख्याल साल बाद बाबड़ा की फायरिंग हुई। क्यों वेंगल साहब? 600-650 बंदा वहां पे शहीद हुआ। हम उसको, उस वाक़े को, तारीख को जो है मुड़ के देखते भी नहीं है, एक्नॉलेज भी नहीं करते कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की क्रिएशन के 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है डिसेंशन जो है, एक मुख्तलिफ राय जो है, उसको बर्दाश्त नहीं किया गया और गोलियों से जो है सैकड़ों लोगों को भून दिया गया। और खुदाई खिदमतगार जो हैं वो लाशें उठा के घरों को चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद फिर रिपीट हुआ, मेंगल साहब गवाही देंगे, यहां पे लियाकत बाग में रिपीट हुआ। फिर लाशें उठा के दूसरे सूबों, छोटे सूबों के लोग यहां से चले गए लियाकत बाग से। मेंगल साहब मैं सही कह रहा हूं ना? फिर चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज एक शख्स जो है उसका इख्तियार छीना है, आईनी तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने अपने इख्तियार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जो है वो जम कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने रहना है, पाक फौज ने जो है वो अगर मुदाखलत नहीं करनी, तो हर चीज जो है वो उसकी मार्फत होगी। ये भी एक एग्जिस्टेंशियल जो है खतरा है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इत्तेहाद की तरफ से, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। ये हम इसको माने या ना माने, हमारे पास ताकत जो है वो, जो आइन हमें देता है वो पूरी है या नहीं है, लेकिन वी कांट लिव इन डिनायल। हमें इस मसले का, सियासतदानों को, इस हाउस को, इस अदारे को, इस इंस्टीट्यूशन को, सबसे बड़ी हमारी ये लायबिलिटी है कि हम वफाक को जो है इकट्ठा रखें। जिन खदशात का इजहार किया गया अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई की तरफ से, वो खदशात रियल हैं, यू कांट विश देम अवे। वो खदशात हैं, अगर आज नहीं तो कल जो आने वाली नस्ल जो है, डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी नस्ल को दरपेश होंगे। दे आर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट अस। इस तरह नहीं होगा। इस सारी कौम को, जिन लोगों को इज्जत और वकार और तौकीर दी गई है इस मुल्क की वजह से, इस कौम ने दी हुई है, तमाम अदारे उसमें शामिल हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है
कि वो इन प्रॉब्लम्स का जो हमें हमारे वजूद को दरपेश हैं, रियासत के वजूद को दरपेश हैं, उनका हल ढूंढा जाए, जितनी जल्दी हो सकता है ढूंढा जाए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। ये वो नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान 1100 मील दूर था तो वहाँ जो कुछ हुआ उसका जो है हमारे यहाँ पे, ये भी लोगों की सोच थी उस वक्त कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चारों इस वक्त जो इस सकाई का जिसका नाम पाकिस्तान है उसके हिस्से हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, हम एक कौम हैं, हम उस तरह ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। उस ला ताल्लुक़ी की वजह से हमारा मुल्क जो है 2 टुकड़े हो गया। खुदा न खास्ता हमारी इस बेरुखी और बेतवज्जो की वजह, तवज्जो के अदम तवज्जो की वजह से कल फिर हमारे कोई ऐसे हालात ना हो जाएं या ऐसे हालात हमें दरपेश ना हों जिनमें मुल्क की वहदत को जो है ख़तरा हो। पेशतर इसके मैं आपकी वसासत से, चेयर की वसासत से, इस इत्तेहाद की वसासत से जो इस वक्त हुक्मरान है, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एट द हाईएस्ट लेवल जो है इसका कोई हल ढूंढा जाना चाहिए। मेरा चंद दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, लेकिन वो मीटिंग जो है वो फोकस थी केपी के जो नॉर्थ में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर फोकस थी। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से ब्लीड नहीं कर रही रियासत, और भी बहुत सी जगह जहाँ से रियासत ब्लीड कर रही है। तो वक्त है कि हम इस जख्मों पे मरहम रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।